हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका अगेन फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले सेशन में हमने क्या किया था, ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने कुछ कंसेप्ट क्या किए थे, डिस्कस किए थे, और जो उस चैप्टर के कंसेप्ट रह गए हैं वो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल वर्ड है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्री फॉल, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बी थ्रोन अपवर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर के डायरेक्शन में फेंकोगे, ठीक है, इट रीच सर्टेन हाइट, तो एक हाइट रीच करेगा। ठीक है, कोई भी चीज को आप ऊपर फेंको, जब आप ऊपर फेंकते हो तो वो एक डायरेक्शन, मतलब कि एक डायरेक्शन में जाता है और एक हाइट तक जाता है, कुछ हाइट तक वो ऊपर जाता है। देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ, पर कुछ हाइट रीच करने के बाद वो दोबारा कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ। ठीक है, इट इज बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जिसने उसको अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट किया, और वो चीज कहाँ गिरी, नीचे को। These fall under the influence of अर्थ, अब अर्थ ने उसको नीचे अपनी ओर खींचा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं या कोई भी चीज जब नीचे गिरती है तो किसकी वजह से नीचे आती है, वो ग्रेविटी की वजह से, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, अब ये देखो, ये दो व्यक्ति हैं, तो ये भी क्या है, फ्री फॉल है। द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींच रही है और कोई चीज नीचे गिर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। इतना क्लियर हुआ फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे आगे। अच्छा, कुछ कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको मोशन चैप्टर पढ़ाया था, तो मोशन चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि तीन इक्वेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। उसी तरीके से वही जो तीन इक्वेशंस है, पहले उनको हम लिखेंगे, क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये आपने तीन इक्वेशंस की थी, इसमें v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपकी एक्सेलरेशन है, और t क्या था, आपका टाइम। और अगर s की बात की जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट थी, है ना, डिस्प्लेसमेंट थी। इन्हीं इक्वेशंस को अगर हम इस चैप्टर के दौरान देखेंगे तो क्या होगा, फाइनल तो वेलोसिटी फाइनल ही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल रहेगा, बट एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा स्मॉल जी। किसी भी चीज की एक्सेलरेशन तो हो रही है, बट किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो जहां एक्सेलरेशन है वहां क्या आ जाएगा, अब स्मॉल जी। टाइम तो टाइम रहेगा, ठीक है। अब देखो वहां क्या था, वहां थी डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे जब कोई चीज ऊपर जाती है तो एक हाइट पे जाती है, तो अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, अब क्या होगी, आपकी हाइट। तो s की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। तो ये इक्वेशंस आपके अब इस तरीके से होंगे। ठीक है, एक चीज और देखो जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और जब वो नीचे आएगा तो नेगेटिव। जो ग्रेविटी लगेगी वो क्या लगेगी, आपकी माइनस में होगी, ग्रेविटी किस में होगी, माइनस में। ठीक है, अब इसी की बिहाफ पे अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जिससे आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। तो देखो, एक क्वेश्चन है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से एक पत्थर को टावर से नीचे फेंका गया। कैलकुलेट्स इट वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे जब वो टच किया उसकी आपने क्या करनी है, नोट डाउन वेलोसिटी। ठीक है, क्या आपने निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। देखो इस केस में क्या था, एक टावर है, यहां से ग्राउंड से लेके जहां से कोई चीज फेंकी गई, डिस्टेंस मतलब हाइट,
बॉल यहाँ से नीचे फेंकी गई है, तो जहां से वो फेंकी गई है वेस्ट पोजीशन से फेंकी गई है, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ये तो सभी को पता है ना, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो कितनी थी, 20 मीटर। ठीक है, ग्रेविटी ग्रेविटी उसके अगेंस्ट लग रही है, तो क्या आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। निकालना है आपने वेलोसिटी, क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है, इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, v माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g का। और हाइट को आप डिस्टेंस इस तौर पे भी जानते हो, ठीक है। और अगर इसमें वैल्यू फिलअप करे, पुट करे, तो देखो क्या आंसर आता है, v आपने निकालना है, u आपके 0 है, 2, ग्रेविटी आपकी कितनी है, -9.8, और डिस्टेंस कितना है, -10। v स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आपकी ग्रेविटी कितनी है, 1 सेकेंड, अगर ग्रेविटी देखी जाए तो -10, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 100, 200, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 200। और अगर v निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका 200। ये आपकी 0 थी, 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। देखो u आपका 0, हाइट हाइट गलत ले ली थी, 10 थी, ठीक है, 10 नहीं है, हाइट 20 है, ठीक है, तो ये थोड़ी मिस्टेक होगी, दोबारा करते हैं इसको। आपकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर, ग्रेविटी कितनी है आपकी, -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आपने निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g। ये हमने क्यों अप्लाई किया फॉर्मूला, कंडीशन देख के आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कि कंडीशन क्या है। अब देखो v हमने निकालना है, u हमारे पास है, ग्रेविटी भी है और हाइट भी है, तो जिसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब v आपने निकालना है, u आपका 0 है, 2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी आपकी -10 है, ठीक है। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना उसका -20, v स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 2 400। और अगर v की बात की जाए तो ये कितना आ जाएगा 20। ये कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। 400 से ये v स्क्वायर था, v कितना आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, क्या निकल गया आपकी वेलोसिटी। इतना क्लियर। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, कैपलर लो। अब कैपलर्स के लो क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपलर ने 3 लो दिए थे। सबसे पहले आपको लो पढ़ने से पहले 2 चीजें पता होनी चाहिए, ये आपका सर्कल और ये आपकी एलिप्टिकल ओवल शेप, ठीक है। ये आपकी सर्कल वाली शेप है और ये आपके एलिप्टिकल मतलब ओवल शेप है। इसमें एक रेडियस होता है, इसमें कितना रेडियस होता है, एक। और अगर इसकी किसी भी सर्कमफ्रेंस पे चले जाए तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। बट अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 2 रेडियाई होती है, इसमें क्या होते हैं, 2 रेडियाई होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोकाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकाई। इतना क्लियर। कैपलर का पहला लॉ बोलता है कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ओवल, कि जो सन के इर्द गिर्द प्लैनेट चक्कर मारते हैं, मूव करते हैं, वो ओवल शेप्ड में मूव करते हैं। वो जो पाथ फॉलो करते हैं वो कैसा होता है, जिसको, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। कैपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ओवल शेप्ड पाथ, कि जो सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स मूव करते हैं वो ओवल शेप का पाथ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। Within the sun locate at one of the two fixed point called foci। अब ये जो आपका सन होगा ये इन दोनों फोकाई में से किसी एक पोजीशन पे लोकेट होगा, या तो इस पोजीशन पे होगा या फिर इस पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो यही है, यही कैपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है कि यहाँ पे आपका सन है और उसके इर्द गिर्द
जो आपके वो है प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब जो प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं वो किस शेप में करते हैं, एलिप्टिकल शेप में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। ठीक है, कैपलर का पहला लॉ ये था। कैपलर का फर्स्ट लॉ समझ आ गया कि जो सन है इर्द गिर्द जो प्लैनेट मूव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो क्या करते हैं, सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं। नेक्स्ट करेंगे कैपलर सेकेंड लॉ। अब कैपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखो पहले समझ लो फिर इसको मैं रीड अप करती हूँ। कि देखो ये सन है ना, और इसके इर्द गिर्द प्लैनेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखो आपका जो प्लैनेट है वो यहां से लेके यहां तक मूव किया। मैंने क्या किया, यहां से लेके सन तक एक एरिया मार्क कर लिया कि एक महीने में, एक महीने की बात की गई, एक महीने में आपका जो प्लांट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एरिया कवर करता है। ठीक है, और अगर यहाँ, अब यहाँ पे आया, और अगर यहाँ पे बात की जाए तो मैंने यहाँ इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन का एरिया भी क्या कर लिया, मार्कअप कर लिया। तो सेकेंड लॉ यही बोलता है कि इसका जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल। और एक चीज और है कि जो प्लैनेट मूव करते हैं ना, जब वो सन के पास आएंगे तो वो बड़ी जल्दी से मूव कर जाएंगे, और जब वो सन से दूर जाएंगे तो वो थोड़े धीरे 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 क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। एज अ प्लैनेट मूव इन इट ऑर्बिट, ऑर्बिट में प्लैनेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। The imaginary line between the planet and the sun with equal area in equal interval of time. सेम टाइम पे जो आपके प्लैनेट है वो इक्वल एरिया क्या करती है, कवर करती है। दिस मीन्स द प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट्स क्लोजर टू द सन। कहते हैं कि जब वो सन के पास आएंगे तो वो बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, वहां से बहुत जल्दी वहां से एरिया कवर करेंगे। ठीक है, दिस मीन्स द प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट्स क्लोजर टू द सन। जब वो सन के क्लोज आएंगे तो वो जल्दी से मूव कर जाएंगे वहां से। ठीक है, एंड स्लो व्हेन इट फार्दर अवे, और जब वो सन से दूर जाएंगे तो वो धीरे 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 वहां से क्या करेंगे, मूव करेंगे। कहने की बात ये है कि जब आपका प्लैनेट सन के बिल्कुल क्लोज आएगा तो फटाफट से वो निकल जाएगा, और जब वो सन से दूर जाएगा तो वो धीरे 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 क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब सन के पास प्लैनेट जल्दी से मूव कर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो धीरे 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 मूव करेंगे। पास आएंगे तो जल्दी, दूर जाएंगे धीरे धीरे धीरे, फिर पास आएंगे तो जल्दी। तो सेकेंड लॉ यही बोलता है। सेकेंड लॉ, पहला लॉ क्या था, कैपलर का पहला लॉ यही था कि जो प्लैनेट सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और अगर सेकेंड लॉ की बात की जाए तो सेकेंड लॉ में यही कहा है कि एक तो वो ये इक्वल एरिया मूव करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, और अगर आपका प्लैनेट जब सन के बिल्कुल पास आएगा तो वो जल्दी से मूव कर जाएगा, और अगर वो सन से दूर जाएगा तो वो धीरे 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 क्या करेगा, मूव करेगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट करेंगे कैपलर लॉ ऑफ पीरियड। आपने एरिया के बारे में पढ़ लिया है ना, और ये भी देख लिया कि वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपलर का थर्ड लॉ। कैपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, the time a planet takes to complete one orbit around it related to its distance from the sun, spatially square of the time is proportional to the cube of the average distance from the sun. कि सन के इर्द गिर्द ये जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जब ये अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या होता है, कितना टाइम लेते हैं, अगर इनके टाइम का स्क्वायर किया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया उसके क्यूब के। ठीक है, टी यहाँ पे टाइम टू कंप्लीट ऑर्बिट, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया, एक है लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस कि पूरा चक्कर लगाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो जो टाइम का स्क्वायर करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के क्यूब पे। ये था कैपलर का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो कैपलर के तीनों लॉ समझ आ गए। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, कैपलर के तीनों लॉ में कैपलर ने क्या कहा है, सबसे पहले कि जो आपका सन है, ठीक है,
सन के आसपास जो प्लैनेट मूव करते हैं वो किस में करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। सेकेंड कैपलर के लॉ में क्या बताया गया, सेकेंड कैपलर के लॉ में ये बताया गया कि जब प्लैनेट मूव करते हैं सन के इर्द गिर्द, जो वो एरिया कवर करेंगे वो इक्वल एरिया कवर करेंगे, ठीक है। और जब ये प्लैनेट सन के पास आएगा तो जल्दी से मूव कर जाएगा, और जब ये प्लैनेट सन से दूर जाएगा तो धीरे 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 क्या करेगा, मूव करेगा। ये था कैपलर का सेकेंड लॉ। अगर कैपलर के थर्ड लॉ की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जो टाइम है उसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के क्यूब पे। इतना क्लियर हो गया, एक चक्कर लगाने पे वो कितना टाइम लेता है। तो ये कैपलर के तीनों लॉ समझ आ गए, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे मास। देखो मास और वेट में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि मास और वेट सेम है, बट ऐसा नहीं है। मास एक अलग चीज है और वेट आपका अलग चीज है, ठीक है। तो आज करेंगे मास। अब मास क्या है, मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल ले लो। अब बॉल में जितना मटेरियल यूज हुआ ना उस बॉल बनने में, कितना मटेरियल उसने कंटेन किया बॉल में, यही उसका क्या है, मास है। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो जितना मटेरियल इस पेन को बनने में लगा है ना, तो यही मटेरियल जो है कितना कंटेन किया इस पेन ने, तो यही क्या है इसका मास। इतनी बात समझ आई कि मास क्या होता है। अब जो आपका मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, बट डायरेक्शन हो ना हो इस पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो वो क्या होती है, केजी, किलो। The mass of a body is constant and does not change from place to place। कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे उसका मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पेन है, जितना मास इसका यहाँ पे होगा उतना ही मास अगर मैं कहीं और जाऊंगी उतना ही होगा। क्या मेरे डायरेक्शन चेंज करने पे या जगह चेंज करने पे इसके मास में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अब किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होता। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो जाएगा तो क्या वो बॉडी होगी, एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होता। तो हमेशा याद रखना मास क्या है, किसी भी बॉडी ने, किसी भी बॉडी जब बनती है तो उसने मटेरियल कितना कंटेन किया है तो वही उसका क्या होगा, मास। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। फिर कहते हैं कि जो मास है वो कांस्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे उसके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मास कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। इतना क्लियर, ठीक है। मास जीरो नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो मास है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या जीरो नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और कभी भी ये मास जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पे इसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वेट। अब वेट क्या होता है, the weight of a body is the force with which is attract towards the center of the earth। अब देखो धरती पे जितनी भी चीजें हैं, अर्थ क्या करती है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अर्थ अपनी फोर्स लगा रही है तो वो क्या हुआ, उसका वेट, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी मास, मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ देखा जाए तो उसने क्या कहा था कि फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास को आप m से और एक्सेलरेशन को आप g से, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो वेट भी सेम। वेट का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। फोर्स किसकी वजह से लग रही है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से,
तो अगर वेट का फॉर्मूला तो वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ है वो अपनी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है, ग्रेविटी है ना, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो वही क्या होगा आपका वेट। इतना क्लियर? फिर से देखो वेट क्या होता है, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विच इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ कोई किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, वेट। न्यूटन का सेकंड लॉ भी यही था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब जी ड्यू टू ग्रेविटी। यही किसका फॉर्मूला है, वेट। वेट भी यही है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। नेक्स्ट अगर देखें तो ऐसे ही यूनिट क्या होती है वेट की, न्यूटन। वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और किसी भी बॉडी पे जो वेट लगता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगता है। क्यों नीचे की तरफ लगता है, क्योंकि नीचे क्या है, अर्थ, और किसी भी चीज को अर्थ अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जो बॉडी का वेट है वो कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जो वेट है वो डिपेंड करता है जी पे, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी पे। वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि इसके पोल पे मैक्सिमम होती है, और अगर इक्वेटर पे बात की जाए तो ये मिनिमम होती है। तो ये आपका जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता, प्लेस टू प्लेस इसकी जो वेट है वो कम ज्यादा हो सकता है। डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है किसका, मास और वेट का। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, मास में क्या था कि कोई भी बॉडी है जिससे वो बनी है, कितनी मात्रा में उसने कोई चीज कंटेन की है, उसे हम क्या बोलते हैं, मास। और अगर वेट की बात की जाए तो वेट क्या होता है, कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसके मास बाहर तो होगा, मास होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे हम क्या बोलेंगे, वेट। मास ऑफ बॉडी आपको कांस्टेंट होता है, बट वेट ऑफ बॉडी आपका प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि ग्रेविटी कितनी लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। डिफरेंट जगह पे आपका जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। बट अगर मास की बात की जाए तो वो क्या होता है, कांस्टेंट। कहते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो जीरो नहीं हो सकता, बट वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जीरो हो सकता है, ठीक है। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम केजी में मेजर करते हैं, इसको हम केजी वेट और या फिर न्यूटन में मेजर करते हैं। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, ये कांस्टेंट होता है इसका मास, बट इसका मास कांस्टेंट नहीं होता, प्लेस टू प्लेस इसका मास कम ज्यादा हो सकता है। इसका मास जीरो कभी नहीं होगा, बट वेट का मास जो है वो जीरो हो सकता है, वेट जो है वो जीरो हो सकता है, किसी भी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर वेट की बात की जाए तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास को आप केजी में मेजर करते हो, बट अगर वेट की बात की जाए, केजी वेट या फिर न्यूटन में इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। तो ये था आज का आपका ग्रेविटेशन चैप्टर, इतना ही था, इसको अच्छे से कर लेना। उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर देना। थैंक यू।